नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जो है वो पढ़ने लगे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की करेक्टरिस्टिक सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आए हैं वो आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा अबेंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हैं अबेंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो कहलाते हैं हमारे पास। क्लियर है बच्चों? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स लफ्ज़ का मतलब जो होता है ना बच्चों वो हमारे पास होता है, इसका अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए ना तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन जिनके अंदर वाटर जो है ना वो ऐड हो। हाइड्रेटेड कार्बन जो है ना बच्चों वो इनका हमारे पास लिटरल मतलब जो होता है ना वो हमारे पास होता है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर बात करें ना कि हमारे पास क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बच्चों हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना वो प्रेजेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें जो है ना वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है ना वो बच्चों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और अगर इनके अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की बात करें कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो आती है ना बच्चों वो हमारे पास 2/1 आती है। 2/1 आती है। और अगर हम वाटर के अंदर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो देखें तो वो भी हमारे पास 2:1 आती है। ठीक है, का ये थी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। शुगर्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, शुगर्स के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो। ठीक है, और अगर मैं वाटर के अंदर बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की तो वो भी हमारे पास 2:1 आती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि शुगर्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो हमारे पास सेम होती है जो वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है उससे। ठीक है, तो ये दोनों सेम रेशो होती हैं हमारे पास। अगर मैं इनके जनरल फार्मूला की बात करूँ ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला की बात करूँ, अगर मैं जनरल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ ना कार्बोहाइड्रेट्स के, तो हमारे पास इनका जो जनरल फार्मूला होता है ना बच्चों, वो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है सी एक्स ब्रैकेट में हमारे पास H2O और यहाँ पे हमारे पास Y। अब इधर जो x है ना, x बच्चों, x हमारे पास एक होल नंबर है। x क्या है हमारे पास? x हमारे पास एक होल नंबर है। ठीक है, x हमारे पास एक होल नंबर है। ठीक है, और ये जो x है ये हमारे पास जो है वो 3 से स्टार्ट होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि ये हमारे पास 3 से स्टार्ट होके हमारे पास ये मैनी थाउजेंड्स मतलब थाउजेंड्स तक भी जो है ना इस x की वैल्यू जो है वो आ सकती है। यानी हमारे पास कोई भी शुगर ऐसी नहीं है जिसके अंदर 1 या 2 कार्बन हो। शुगर हमारे पास कहाँ से शुरू होगी? शुगर हमारे पास शुरू होगी 3rd कार्बन से। ठीक है, मतलब 3 कार्बन, जो सबसे भी छोटी शुगर हमारे पास प्रेजेंट होगी ना उसके अंदर भी 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन से कम हमारे पास कोई भी शुगर जो है ना वो बच्चों हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, 3 टू मैनी थाउजेंड्स। ठीक है, अच्छा, और ये जो y है हमारे पास, ठीक है, y भी हमारे पास होल नंबर है। y भी हमारे पास क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। ये x के सेम भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू x के सेम भी हो सकती है या x से डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखनी है कि सेम एज x और डिफरेंट होल नंबर। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। अभी जब मैं इनके सारों के फार्मूलाज दिखाऊंगा ट्राइओसिस के, टेट्रोसिस के, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे सारी बात ये जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। डिफरेंट और डिफरेंट होल नंबर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन करूं जो कि हमारी बुक्स के अंदर दी गई होती है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहलाते हैं। ठीक है,
या हम इनको जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद यानी टूटने के बाद हमारे पास विच ऑन हाइड्रोलाइसिस gives polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स सब यूनिट्स। सर इन दो बातों से मुराद क्या है? मैं आपको इनकी बताना चाहता हूँ बच्चों कि इनसे मुराद क्या है। देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी लफ्ज़ का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद क्या है। पॉली से मुराद होता है मैनी, हाइड्रोक्सी से मुराद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मैनी हाइड्रोक्सी, ठीक है, मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है ना इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जो है ना वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखूँ तो ग्लूकोज में हमारे पास C6H12O6 इसका जो है ना वो हमारे पास स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है? हमारे पास प्रेजेंट होता है C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है ना बच्चों इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं, हमने इसी वजह से जो है वो इनकी डेफिनेशन ये लिख रही है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या इनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ साथ इनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप जो है ना वो हमारे पास हो सकता है। अगर मैं आपको ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ ना तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, या ग्लूकोज से अच्छा जो है मैं राइबोस का भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ग्लूकोज का बना के दिखाता हूँ CHO। ठीक है, ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप के बाद जितने भी कार्बन है ना बच्चों इसके अंदर, उन सारे कार्बन्स के साथ जो है ना वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो हमारे पास लाजमी पड़ा होगा। CHCOH HOCH, ठीक है, HCOH और हमारे पास HCOH और हमारे पास CH2OH। ठीक है, अब ये देखें ये मेरे पास हो गया मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। ये मैं आपको डेफिनेशन का मतलब समझा रहा हूँ बच्चों। ये देखो ये मेरे पास हो गया मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। ये मेरे पास क्या है? ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और ये देखें ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स जो है ना वो हमारे पास ये होते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर, और या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकते हैं या कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमारे पास हो सकता है। तो इस वजह से हम इनकी डेफिनेशन ये करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, या आप लोगों को पता है कि दूसरी जो डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब देखिए मेरे पास जो है वो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, स्टार्च मेरे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च की जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, इसको जब तोड़ूंगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इसके हाइड्रोलाइसिस से मुझे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो वो यही बात है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने ये बात लिखी हुई है कि या तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के ऊपर जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो है वो देते हैं। ये जो पहली डेफिनेशन ये की है ना उसने हमारे पास एक तरह से ना मोनोसैकेराइड्स की बात की है, यानी ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज वगैरह इनकी बात की है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की उसने जो है ना मेरे पास ये बात की है। और ये जो दूसरी बात वो कर रहा है, ये दूसरी बात वो पॉलीसैकेराइड्स की कर रहा है। ठीक है, जब पॉलीसैकेराइड्स जो है वो टूटेंगे तो वो क्या देंगे हमारे पास? वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स देंगे। और मोनोसैकेराइड्स हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ग्लूकोज का जो है वो स्ट्रक्चर लिखा है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने आपको जो है ना इनकी डेफिनेशन, जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन जो दी हुई थी वो मैंने आपको जो है ना वो अच्छी तरह समझा दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो है वो इनका थोड़ी सी और करेक्टरिस्टिक आती है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ठीक है, और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इनकी मैं करेक्टरिस्टिक लिखता हूँ। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग
एजेंट्स होते हैं ये हमारे पास। क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी जो है बच्चों एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है वो 4.1 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी मिलती है। 4.1 किलो कैलोरीज जो है वो हमारे पास जो है वो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है ना वो बनते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस का, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सर हम इनको जो है वो क्या कहते हैं, शुगर्स वगैरह या सैकराइड्स वगैरह भी जो है ना वो हम इनको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स और सैकराइड्स भी जो है वो कहते हैं। ये भी हम इनका जो है वो दूसरा नाम होता है, शुगर्स एंड सैकराइड्स। और सोर्स क्या होता है बच्चों? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का मोस्ट मेन या जो सोर्स होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो सोर्सेज होते हैं ना बच्चों वो हमारे पास ग्रीन लिविंग थिंग्स हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो है ना वो मेन सोर्स होते हैं। ग्रीन लिविंग थिंग्स जो है ना वो हमारे पास इनका सोर्स होते हैं। और ग्रीन लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या आ जाता है? प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारे पास आ जाते हैं। एल्जाई वगैरह जो है वो हमारे पास ग्रीन लिविंग थिंग्स के अंदर जो है ना बच्चों वो आ जाते हैं। यानी हम इनको खा के जो है ना बच्चों अपना कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ले सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लिविंग थिंग्स हमारे पास सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सोर्स ऑफ शुगर। क्लियर है। और ग्रीन लिविंग थिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं सर वो भी मैं लिख देता हूँ। ग्रीन लिविंग थिंग में बच्चों हमारे पास जो है वो प्लांट्स आ जाते हैं, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो एल्जाई आ जाते हैं, और हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना वो आ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने आपको जो है वो करवा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की बच्चों 3 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस होती हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनके अंदर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। और वो 3 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? वो 3 क्लासेस हमारे पास होती हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो पहली क्लास हमारे पास जो होती है बच्चों वो होती है इसकी मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ये पहली क्लास होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स की बात की जाए ना तो मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास क्या होते हैं? मोनो मीन्स जो है 1, मोनो लफ्ज़ जो है वो उसका मतलब होता है 1 या सिंगल, और सैकेराइड शुगर। सैकेराइड लफ्ज़ मैंने आपको पहले बताया, इससे मुराद होती है शुगर। तो इनके अंदर बच्चों मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमारे पास क्या होती है कि सिंगल शुगर प्रेजेंट होती है, सिंगल सैकेराइड यूनिट जो है ना वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी एक ही शुगर जो है ना वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, सिंगल सैकेराइड सब यूनिट होता है। ठीक है, सैकेराइड यूनिट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, और हम इनको जो है ना वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं और हम इनको बच्चों जो है वो हाइड्रोलाइज जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आपके पास एक ईंट है। ठीक है, आप एक घर बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ईंटें लगती हैं, लेकिन एक ईंट जो है आप जब घर को तोड़ेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपको ईंटें मिलेंगी। लेकिन एक ईंट जो है बच्चों वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है घर का, आप उसको तोड़ के उससे मजीद कोई नई चीज़ जो है वो नहीं बना सकते, आपके पास जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती एक ईंट। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, इनकी भी मिसाल ईंट की तरह की है। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते हैं और ये हमारे पास फर्दर हाइड्रोलाइज जो है ना बच्चों ये हमारे पास नहीं हो सकते। ठीक है, फर्दर हाइड्रोलाइज जो है वो ये नहीं हो सकते, ये ईंट की मिसाल से आपने इनको याद रखना है। ठीक है, फर्दर हाइड्रोलाइज नॉट पॉसिबल।
क्लियर है, ये हमारे पास इनका हो गया। और ये हमारे पास हाईली सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, हाईली सोलेबल होते हैं बच्चों ये हमारे पास वाटर के अंदर, हाईली सोलेबल इन वाटर, ये हमारे पास वाटर के अंदर बच्चों बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोलेबल होते हैं। क्लियर है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना तमाम शुगर्स में सबसे ज़्यादा स्वीट होते हैं, स्वीटेस्ट। क्लियर है, ऑफ ऑल शुगर, ऑफ ऑल शुगर्स। क्लियर है बच्चों। अच्छा, और आप लोगों ने याद रखना है, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मोनोसैकेराइड्स हमारे पास ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं हमारे पास? मोनोसैकेराइड्स हमारे पास बच्चों ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कि यही असल कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो हमारे पास कहलाते हैं। क्लियर है। और आपने देखा होगा कि हमारे पास जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला जो होता है ना बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है CnH2nOn। ये हमारे पास इनका जो है ना वो जनरल फार्मूला होता है। ठीक है। और जितने भी आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जितने भी कार्बन हमारे पास मोनोसैकेराइड्स में प्रेजेंट होते हैं सबके साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सिवाय एक के। ठीक है। ऑल कार्बन्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट वन। ऑल कार्बन्स के पास हमारे पास OH ग्रुप होता है एक्सेप्ट वन कार्बन के। सिर्फ एक कार्बन के अलावा इनके अंदर जितने भी कार्बन होंगे उन सब के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा। ये नहीं आपसे वो एमसीक्यूज पूछ सकता है कि एक शुगर है जिसके अंदर 6 कार्बन है, तो बताओ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे? तो आप लोगों ने कहना है कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। या मैं आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज पूछता हूँ कि ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो आप लोग कहना बच्चों हमारे पास ग्लूकोज के अंदर जो है ना वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर कितने होंगे? मैंने बताया जितने कार्बन होते हैं उतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं -1। ठीक है। एक कार्बन के ऊपर नहीं होता, बाकी सारे कार्बन के ऊपर होते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों ग्लूकोज के अंदर कितने होंगे? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना बच्चों वो हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये एमसीक्यूज में वो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपने इस तरह भी इसको जो है ना वो तैयार करना है। क्लियर है। अच्छा, और इसके अंदर जो ग्रुप होता है ना वो हमारे पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों, या हमारे पास जो है वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारे पास। ठीक है। या तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, या इसके अंदर बच्चों जो है वो कीटो ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। किसी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, किसी के अंदर जो है वो हमारे पास कीटो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो मोनोसैकेराइड्स की भी आगे क्लासेस होती हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन। आगे हम देखने लगे हैं बच्चों मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन जो है ना वो हम आगे देखने लगे हैं। और मोनोसैकेराइड्स को क्लासीफाई हम किस बेस पे करते हैं? हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसकी बेस पे भी जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो हम मोनोसैकेराइड्स को ना 2 बेसिस पे जो है बच्चों क्लासीफाई करते हैं। एक तो हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि कितने कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो वो हमारे पास होगा ट्राईओसिस, अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो वो होगा हमारे पास टेट्रोसिस, और अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो वो होगा पेंटोसिस एंड सो ऑन। नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और सेकेंडली बच्चों इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हमारे पास जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हम इसको किस तरह जो है वो क्लासीफाई करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हमारे पास ना इनकी 2 क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस होती हैं बच्चों? 2 क्लासेस होती हैं। एक होती हैं एल्डोसिस, एल्डो शुगर। ठीक है। या आप उनको एल्डोसिस भी कह सकते हैं, एल्डो शुगर्स। और एक होती है हमारे पास कीटोज शुगर्स। ठीक है। एक होती है हमारे पास कीटोज शुगर्स। जिन मोनोसैकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम एल्डो शुगर कहते हैं, और जिनके अंदर हमारे पास जो है वो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कीटो शुगर कहते हैं। इनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? इनके अंदर हमारे पास CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। और कीटो शुगर के अंदर बच्चों हमारे पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटो शुगर्स के अंदर हमारे पास जो है वो CO ग्रुप यानी कीटोन ग्रुप जो है ना वो हमारे पास बच्चों जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है।
तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। अगर हम मोनोसेकेराइड्स की नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन करें, तो नंबर ऑफ कार्बन्स की बेसिस पे हमारे पास जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है ना बच्चों, वो होती है हमारे पास सबसे पहले आती है फाइव क्लासेस होती है इनकी, टोटल 5 क्लासेस, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सबसे पहली आती है हमारे पास ट्राइओसिस, फिर आती है हमारे पास टेट्रोसिस, फिर आती है हमारे पास पेंटोसिस, फिर आती है हमारे पास हेक्सोसिस, और फिर आती है हमारे पास हेप्टोसिस, ठीक है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मोनोसेकेराइड्स का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया CnH2nO2 सॉरी ON, CnH2nON। यहाँ पे जो n है ना बच्चों, इस n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, इस n की वैल्यू हमारे पास 3 to 7 हो सकती है, ठीक है। यानी ये 3 से लेकर 7 तक हो सकती है, ना ये 1 2 हो सकती है, ना ये 7 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो जिस शुगर के अंदर हमारे पास जो है वो n की वैल्यू 3 होगी, यानी 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, उनको हम ट्राइओसिस कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास, अगर ट्राइओसिस का मैं आपको फॉर्मूला लिखूँ तो मैं CnH2nON वाले फॉर्मूला के अंदर 3 पुट करता हूँ, तो C3H6O3, ये हमारे पास ट्राइओसिस का फॉर्मूला होगा। टेट्रोसिस की बात करूं तो इसमें C4H8O4, ठीक है। पेंटोसिस की बात करूं तो C5H10O5, ठीक है। हेक्सोसिस की बात करूं तो C6H12, C6H12 और O6 हमारे पास। हेप्टोसिस की बात करूं तो C7H14O7, ये हमारे पास हेप्टोसिस का जो है ना बच्चों, ये हमारे पास उनका फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास होगा, क्लियर है। तो ये हमने नंबर ऑफ कार्बन्स की बेसिस पे जो है ना वो इनको क्लासीफाई कर दिया है, क्लियर है। अच्छा, अब हम ना थोड़ी सी जो है वो डिटेल देखें, तो डिटेल में आपको इन जो है वो ट्राइओसिस, टेट्रोसिस और पेंटोसिस की बताता हूँ। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है ना, सबसे ज़्यादा जो शुगर कॉमन होती है, वो हमने पढ़ा है कि मोनोसेकेराइड्स होती हैं, और मोनोसेकेराइड्स में भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन शुगर्स होती है ना बच्चों, वो आपने याद रखना है, वो हमारे पास पेंटोसिस और हेक्सोसिस होती हैं, ठीक है। पेंटोसिस और हेक्सोसिस में जो है वो हमारे जो शुगर्स हैं मोनोसेकेराइड्स, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, ठीक है। और इनमें भी अगर सबसे ज़्यादा कॉमन की बात की जाए कि पेंटोसिस और हेक्सोसिस में भी सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्लूकोज जो हेक्सोज है एक हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन, क्लियर है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कॉमन होता है, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में सबसे ज़्यादा कौन कॉमन होता है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। और पेंटोसिस और हेक्सोसिस में भी सबसे ज़्यादा क्या, कौन सा जो शुगर है वो कॉमन होती है, वो ग्लूकोज हेक्सोज जो है वो हमारे पास जो है वो कॉमन होता है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बच्चों अगर हम देखें तो ट्राइओसिस की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों, हम ना ट्राइओसिस की जो है वो सबसे पहले बात करते हैं। ट्राइओसिस की सबसे पहले जो है ना वो हम बात करते हैं। अब ट्राइओसिस में हम क्या देखेंगे, हम ना ट्राइओसिस में दो चीज़ें देखेंगे। हम ऐसी ट्राइओ शुगर देखेंगे जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और जिनके अंदर कीटोस ग्रुप है, यानी हम इनको दोनों तरह से अब क्लासीफाई करके जो है वो देखेंगे। ट्राइओसिस में यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वो कौन कौन सी हमारे पास ट्राइओसिस है जिनमें एल्डो ग्रुप है, और कौन कौन सी है ऐसी जिनमें हमारे पास कीटो ग्रुप है, एल्डो ग्रुप, और कौन कौन सी हैं जिनमें हमारे पास कीटो ग्रुप जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ट्राइओसिस में जिन शुगर्स के अंदर हमारे पास एल्डो ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो हमारे पास कहलाती हैं ग्लिसरैल्डिहाइड, और जिनके अंदर हमारे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो हमारे पास कहलाती हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो ग्लिसरैल्डी, इनका ये ट्राइओसिस है, यानी इनमें कार्बन कितने होंगे, इनमें कार्बन हमारे पास 3 होंगे, तो 3 कार्बन ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने 3 कार्बन बना लिए दोनों तरफ। एक में मैं जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप बना लेता हूँ, ये CHO बना लेता हूँ, और दूसरे में जो है मैं क्या कहते हैं, ये दरमियान वाले कार्बन के ऊपर जो है ना मैं
कीटोनिक ग्रुप जो है ना वो बना लेता हूँ। ठीक है, याद रखना कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमेशा टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो हमारे पास टर्मिनल पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, वो दरमियान में चेन में प्रेजेंट होता है हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर मैं इनको पूरे कर दूँ, इनके जो है वो कार्बन के साथ सारी चीज़ें पूरी कर दूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारे पास CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, और ये CH2OH CH2OH। ये मेरे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मेरे पास ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। और वो जो दूसरा वाला है वो मेरे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर है? ये लफ्ज़ आप लोगों ने कहीं पहले भी सुने हुए हैं। आप लोगों को याद है कि जब हमने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 को तोड़ा था, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को तोड़ा था, तो उसको तोड़ने से हमारे पास ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ना बच्चों वो बने थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्लियर है? उसके बाद ट्राइओसिस के बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है टेट्रोसिस। ठीक है, ट्राइओसिस के बाद क्या आ जाती है? ट्राइओसिस के बाद बच्चों हमारे पास आ जाती है टेट्रोसिस, यानी जिनके अंदर 4 कार्बन होते हैं। अब ऐसी टेट्रोसिस जिनके अंदर एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होती है इरिथ्रोस, इरिथ्रोस। और हमारे पास जो ऐसी टेट्रोसिस जिनके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें हमारे पास आ जाती है इरिथ्रोलोस, इरिथ्रोलोस। अच्छा, ऐसी नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पेंटोसिस, ऐसी पेंटोसिस जिनके अंदर हमारे पास एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होती हैं बच्चों राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, और हमारे पास ऐसी पेंटोसिस जिनके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आ जाती है हमारे पास राइबोलोस। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऐसी हेक्सोसिस जिनके अंदर एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हम देखते हैं अब। ठीक है, पेंटोस जिनके अंदर पेंटोस, पेंटोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हेक्सोसिस। तो ऐसी हेक्सोसिस जिनके अंदर हमारे पास एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हमारे पास कौन सी हैं? तो ये आ जाती है हमारे पास ग्लूकोज जिनके अंदर एल्डो ग्रुप होता है हेक्सोसिस के अंदर, और ये जिनके अंदर कीटो ग्रुप होता है हेक्सोसिस के अंदर वो आ जाती है हमारे पास फ्रुक्टोस। नेक्स्ट हमारे पास आती है हेप्टोसिस। ऐसी हेप्टोसिस जिनके अंदर एल्डो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास कहलाती हैं ग्लूकोहेप्टोलोस या हेप्टोस, ग्लूकोहेप्टोस। और ऐसी हेप्टोसिस जिनके अंदर हमारे पास कीटो ग्रुप होता है वो हमारे पास कहलाती हैं सीडोहेप्टोलोस, क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये हमारे पास सारी की सारी जो थी ना वो मोनोसैकेराइड्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं, जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम इनके फंक्शंस देखें ना तो ये जो ट्राइओसिस होती है ना ये हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो है ना वो हमारे पास इंटरमीडिएट होती हैं। आप लोगों के इस दफ़ा MD-CAT के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है, तो आपने उसमें देखा था कि जब वो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जो है वो ब्रेक डाउन हो रही थी तो उससे हमारे पास G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हमारे पास बन रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ना वो इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रही होती है ट्राइओसिस। टेट्रोसिस हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास होती हैं। ये बातें आप लोगों ने, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं, ये आप लोगों ने जो है वो अच्छी तरह इनको जो है वो क्रैम करना है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ये हमारे पास रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, पेंटोसिस हमारे पास जो होती है वो हमारे पास अगर हम देखें तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि राइबोज जो होती है वो हमारे पास RNA के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो डीऑक्सी राइबोज होती है वो हमारे पास DNA के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये RNA एंड DNA में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो राइबोलोज होता है, राइबोलोज हमारे पास बच्चों इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस में भी जो है ना बच्चों ये हमारे पास रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है,
ये वाला ये राइबोज, ऊपर वाला जो काम है वो राइबोज का है, और नीचे वाला जो काम है वो हमारे पास राइबोलोज का है। क्लियर है? उसके बाद ये जो हेक्सोजिस और फ्रुक्टोजिस है, ये भी हमारे पास बच्चों जो है वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज तो हमें पता है क्या है। ग्लूकोज हमारे पास जो है वो हमारा एक रेस्पिरेटरी फ्यूल है, हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो हमें एनर्जी देता है, हमारा एक फ्यूल है। ठीक है, फ्रुक्टोज जो है बच्चों, फ्रुक्टोज भी हमें पता है कि हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पे जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जब आइसोमराइजेशन होती है, आइसोमरेज एंजाइम जब उसके ऊपर एक्ट करता है, तो वो उसका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो हमारे पास बनाता है। तो फ्रुक्टोज भी हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन। क्लियर है? और हमारे पास जो है ग्लैक्टोज, इसी तरह जो है वो हमारे पास ग्लूकोज के साथ साथ ना एक और हेक्सोज भी होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास ग्लैक्टोज होता है। वो कौन सा होता है? वो हमारे पास ग्लैक्टोज होता है। ये जो ग्लैक्टोज है ना बच्चों, ये हमारे पास मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क के अंदर जो आपको एक मिठास जो फील हो रही होती है ना, वो हमारे पास ग्लैक्टोज की वजह से होती है। ग्लैक्टोज मिल्क शुगर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? और ये जो ग्लूकोहेप्टोज हैं और सीडोहेप्टोलोज हैं, ये दोनों जो है बच्चों ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है ना ये हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। क्लियर है? तो ये मैंने आपको इनके फंक्शंस भी जो है ना बच्चों वो बता दिए। उसके बाद हमारे पास ना केमिकल स्ट्रक्चर, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो इन मोनोसैकेराइड्स का ना केमिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास आता है। तो अब हम इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना बच्चों वो देखने लगे हैं, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। chemical structure of monosaccharides। क्लियर है बच्चों? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड जो है ना वो हम देखने लगे हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक जो है ना मैं आपने देखा होगा कि मैं आपके सामने ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बच्चों। देखो कि मैं जो है अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करूँ, ठीक है, ग्लूकोज की बात करूँ तो मैं ग्लूकोज को ऐसे बना रहा हूँ, CHO, ठीक है, HCOH, ठीक है, HOCH, ठीक है, COH, 6 कार्बन होते हैं, तो मैं वो वैलेंसीज पूरी कर लूँ, H, और एंड वाला कार्बन हमारे पास CH2OH। मैं अभी तक ना इसका इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसमें जो चेन है ना वो हमारे पास ओपन होती है। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम जो होता है वो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन भी होता है। फिशर प्रोजेक्शन भी जो है ना वो इस स्ट्रक्चर का हमारे पास बच्चों नाम होता है, फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है? लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये जो शुगर्स होती हैं वो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं या सॉल्यूशंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो जब शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है ना, तो वो इस ओपन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, या ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास इस फॉर्म में जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होती। वो फिर हमारे पास जो है ना वो क्लोज चेन एक बना लेती है हमारे पास। क्लियर? और वो क्लोज चेन जो है वो हमारे पास कैसे बनती है? वो क्लोज चेन हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कि ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के अंदर ये वाला जो ऑक्सीजन है एल्डिहाइड ग्रुप का, ये मेरे पास बच्चों अटैक करता है इस 5th कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करता है बच्चों? ये इस 5th कार्बन के ऊपर बच्चों जो है ना ये हमारे पास अटैक करेगा, और इस अटैक करने के बाद हमारे पास ना इसका एक जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास बन जाता है। और वो क्लोज स्ट्रक्चर किस तरह का होता है बच्चों? वो देखो ये हमारे पास, ये मेरे पास मेरा 5th कार्बन है, ये देखो ये 5th कार्बन मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। ये मेरे पास 1st कार्बन था, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, और ये 6th कार्बन। ये मेरे पास 6 कार्बन है, ये इसका ऑक्सीजन के साथ जो है ना वो ऐसे बॉन्ड बना होगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1st कार्बन आ जाएगा, 1st कार्बन का इसके साथ जो बॉन्ड था। फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2nd कार्बन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1st के साथ जो है वो हमारे पास ऐसे जो है वो 2nd कार्बन आ जाएगा बच्चों।
ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन के साथ जो है वो ये थर्ड कार्बन, थर्ड के साथ जो है यहाँ पे बच्चों जो है वो हमारे पास फोर्थ कार्बन आ जाएगा, फोर्थ कार्बन हमारे पास अटैच होगा फिफ्थ कार्बन के साथ, और फिफ्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पे बच्चों हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होगा सिक्स कार्बन सी। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हमारे पास। तो इसका क्लोज चेन जो है ना वो इस तरह हमारे पास जो है वो बन जाती है। अगर मैं इसके जो है वो हाइड्रोजन वगैरह सारा कुछ जो है वो पूरा करूँ तो यहाँ पे मेरे पास HOH, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, अब देखें इसके साथ जो है वो पहले सिर्फ एक H था, फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो पहले सिर्फ H था, लेकिन जब क्लोज चेन आई तो ये वाला जो OH है ना ये उतर के हमारे, क्योंकि इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको जो है वो कुछ ना कुछ तो रिमूव करना पड़ेगा ना, तो वो इस OH ग्रुप को जो है वो रिमूव कर देता है और ये OH ग्रुप फिर आके इस कार्बन के साथ जो है ना वो हमारे पास जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये देखें ये COH जो है वो इसके साथ जुड़ गया, ये सेकेंड कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास नीचे वाली साइड पर जो है वो OH आएगा और ऊपर वाली साइड पर H, थर्ड कार्बन के साथ नीचे वाली साइड पे H, ऊपर वाले साइड पे जो है वो OH, फोर्थ कार्बन में भी नीचे वाली साइड पे हमारे पास OH आएगा और ऊपर वाली साइड पे जो है वो हमारे पास H आएगा। ठीक है, ये इस कार्बन के पास जो है वो तीन वैलेंसीज इसकी पूरी हैं, एक H जो है वो इसके साथ आ जाएगा और ये वाला जो कार्बन होगा इसके साथ CH2OH, ये हमारे पास इसका जो है ना वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों वो हमारे पास बन गया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर है? और बच्चों ये जो हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसका मैंने नाम जो है वो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो रखा था, ये जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है ना बच्चों, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसका नाम हमारे पास होता है बच्चों, इसका नाम होता है हमारे पास हैवर्थ स्ट्रक्चर। हैवर्थ स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों, इसका जो है वो हमारे पास जो है वो नाम होता है। ठीक है, ये तो ग्लूकोज की जो है वो मैंने बात की। ग्लूकोज के बाद जो है बच्चों हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, राइबोस की जो है वो उसने बात की हुई है, तो राइबोस की जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, राइबोस को भी हम देखते हैं इसी तरह। बिल्कुल, राइबोस में क्या होगा कि ये देखिए ये मेरे पास राइबोस का जो है वो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, CHO, ये मेरे पास COH, H, ठीक है, COH, H, ये मेरे पास यहाँ पे COH। ठीक है, तो इसी तरह तो ये मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है राइबोस का। जब ये सॉल्यूशन के अंदर बच्चों डिज़ोल्व होगा, ठीक है, जब ये सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये हमारे पास अपना एक क्लोज चेन जो है वो स्ट्रक्चर बना लेगा और उस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो मेरे पास ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा मेरे पास इसके फोर्थ कार्बन के ऊपर। ठीक है, फोर्थ कार्बन के ऊपर अटैक करके बच्चों ये हमारे पास जो है ये इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, फोर्थ कार्बन के ऊपर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये देखें ये मेरे पास जो है इसका ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ जो है ये इसका फोर्थ कार्बन जो है वो इसने ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है वो आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट कार्बन, फिर हमारे पास जो है वो सेकंड कार्बन, फिर हमारे पास जो है वो थर्ड कार्बन और फिर जो है वो हमारे पास फोर्थ कार्बन आ जाएगा और फोर्थ कार्बन के साथ जो है वो ऊपर वाली साइड पे हमारे पास जो है वो फिफ्थ कार्बन जो है बच्चों वो आ जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन। अगर मैं इसको जो है वो कंप्लीट करूँ, इसके जो है वो बॉन्डिंग पूरी की पूरी करूँ, ठीक है, वैलेंसीज, तो यहाँ पे मेरे पास OH, यहाँ पे मेरे पास H, यहाँ पे मेरे पास जो है वो H, यहाँ पे मेरे पास OH, यहाँ पे जो है बच्चों मेरे पास H और यहाँ पे OH। ठीक है, ये कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक H आ जाएगा। ठीक है, और ये CH2OH। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो राइबोस का जो है वो क्लोज्ड फॉर्म जो है ना बच्चों वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, और इस क्लोज फॉर्म को, जो ओपन स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो क्लोज फॉर्म होता है उसको हम हैवर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस ये जो राइबोस की क्लोज फॉर्म है ना इसको बच्चों हम जो है वो राइबोफ्यूरानोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होता है राइबोफ्यूरानोज भी हम इसको कहते हैं, राइबोफ्यूरानोज। ये है मेरे पास राइबोस और क्लोज फॉर्म में जो उसका हमारे पास नाम बनता है वो हमारे पास बनता है राइबोफ्यूरानोज। इसी तरह ग्लूकोज था, ये मेरे पास था ग्लूकोज, ये मेरे पास था ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब क्लोज फॉर्म में आता है तो हम इसको कहते हैं ग्लूकोपायरानोज।
ग्लूकोपायरानोज। ये ग्लूकोज का नाम जो है वो हमारे पास बन जाता है। स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन और हेवर्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन नाम जो होता है उसका वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का ग्लूकोपायरानोज और राइबोज का हमारे पास राइबोफ्यूरानोज जो है ना वो हमारे पास जो है वो बन जाता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद ना बड़े मज़े की जो है ना वो छोटी छोटी बातें जो है ना वो हमारे पास शुरू होने लगी हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये मैं आपके सामने ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये सी ओ, ये सी मेरे पास, ठीक है, ये सी और ये मेरे पास जो है ये सी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो 6th कार्बन है वो आ जाएगा CH2OH। ठीक है, ये मैं आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, HOH। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो HOH, 3rd कार्बन पे जो है वो हमारे पास OH ऊपर, H जो है वो नीचे, यहाँ पे मेरे पास OH दोबारा नीचे, H ऊपर। याद रखना है कि ग्लूकोज की जो क्लोज फॉर्म होती है, अगर आप इसकी ओपन फॉर्म भी देखें ना, तो ओपन फॉर्म में भी देखें हमारे पास सिर्फ 3rd कार्बन के ऊपर जाके जो है वो OH चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी सारों में जो है वो राइट साइड पे 3rd कार्बन पे जाके OH जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। इसी तरह बिल्कुल हमारे पास जो है सारे कार्बन में OH नीचे है, लेकिन 3rd कार्बन पे जाके OH ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग जो है ना वो इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये मेरे पास है ग्लूकोज, ये मेरे पास है ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। आपने मुझे उसके दरमियान जो है ना वो फ़र्क बताना है। ये देखें, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास ये कार्बन CH2OH, OH, 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 H। अब आप लोगों ने मुझे डिफरेंस बताना है कि ये दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। सिर्फ डिफरेंस बच्चे सिर्फ फर्स्ट कार्बन के ऊपर आ रहा है। ये देखिए, ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, सिर्फ इसके ऊपर फ़र्क आ रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने OH ग्रुप जो है वो नीचे बनाया है, और इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने OH ग्रुप ऊपर बनाया है। अगर मेरे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप नीचे होना बच्चों, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो अल्फ़ा ग्लूकोज है या अल्फ़ा शुगर है। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो ऊपर हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो बीटा शुगर है। तो ये ग्लूकोज की बात हो रही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, ये मैंने आप लोगों को बता दी, एक पहली ट्रिक बता दी हमने कि अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज। अगर मेरे पास OH ग्रुप, मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास OH ग्रुप नीचे है, अगर मेरे पास OH ग्रुप डाउनवर्ड है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, तो मेरे पास जो शुगर होगी वो हमारे पास अल्फ़ा शुगर होगी। ठीक है, और अगर मेरे पास जो है वो OH ग्रुप जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, तो मेरे पास जो शुगर होगी बच्चों, वो मेरे पास शुगर जो है ना वो हमारे पास बीटा शुगर होगी, वो हमारे पास बीटा शुगर होगी। क्लियर है? और ये जो अल्फ़ा एंड बीटा शुगर जो होती है ना, ये अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज, इनको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के जो है ना वो बच्चों एनोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं बच्चों? ये एक दूसरे के जो है ना वो एनोमर्स हैं। ठीक है, इनको हम एनोमर्स कहते हैं एक दूसरे के। क्लियर है? तो एक तो मज़े की बात जो है ना वो ये होगी कि ये हमने जो है ना एनोमर्स बना लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक नेक्स्ट टर्म आती है एपीमर्स। अब मैं आपको ना एपीमर्स बच्चों जो है ना वो बताने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं आपके सामने ना यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा CHO, मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ना वही बना रहा हूँ। ठीक है, OH, HCOH, C, ये मैंने यहाँ पे आना था, 3rd कार्बन पे जो है ना वो ओरिएंटेशन चेंज होती है, HCOH, HCH2OH। ये मैंने ग्लूकोज का आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है। अब मैं ना इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ना 2 और स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये देखिए, ये मेरे पास CHO, ये मेरे पास CHO, ठीक है, ये मेरे पास CHHO, ये मेरे पास COH, H, ये मेरे पास COH, H, CH2OH। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने दूसरा आपके सामने जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया है। मैं इसको ज़रा नीट करके बना लूँ।
बड़े मज़े की बात जो है ना मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ठीक है। राइट साइड पे जो है मैं एक और इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, CHO और ये CH। ये मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, मुझे बताएं फ़र्क क्या है। ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे है ना, उनके अंदर एक एक जो है ना वो डिफरेंस मैंने बनाया है। देखें, ग्लूकोज में मेरे पास OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे, ये देखें, ये सेकंड कार्बन है मेरे पास। ये कौन सा है? ये मेरे पास सेकंड कार्बन है, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड कार्बन है, ठीक है। ये मेरे पास थर्ड कार्बन है, ये मेरे पास थर्ड कार्बन है, और ये मेरे पास फोर्थ कार्बन है। बस मैं इतनी ही मेंशन करूंगा क्योंकि यहाँ तक मेरी बात खत्म हो जानी है, ठीक है। सेकंड कार्बन, इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जिस तरह का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास जो है ना सेकंड कार्बन के ऊपर बच्चों जो है ना सेकंड कार्बन के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। OH जो है वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे गया हुआ है। और यहाँ वाले स्ट्रक्चर में मैं देखूँ तो यहाँ वाले स्ट्रक्चर में मेरे पास फोर्थ कार्बन के ऊपर जो है ना वो ओरिएंटेशन का थोड़ा मसला है। होना इसको OH ग्रुप को यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे गया हुआ है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास है मैनोज। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है मैनोज। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये मेरे पास है ग्लैक्टोज। क्यों? सिर्फ एक एक कार्बन के ऊपर जो है वो हमारे पास ओरिएंटेशन का डिफरेंस आ रहा है। एक कार्बन जैसे मैनोज के अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर है, ग्लैक्टोज के अंदर फोर्थ कार्बन के ऊपर है। तो हम ये जो 3 मैंने आप लोगों को बनाए हैं, हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास एपीमर ऑफ ग्लूकोज है। ये जो मैनोज है ये मेरे पास ग्लूकोज का एपीमर है। एपीमर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ एक कार्बन की ओरिएंटेशन पे जो है ना वो डिफर कर रहा हो, एपीमर ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह हमारे पास ये जो ग्लैक्टोज है, ये हमारे पास ग्लूकोज का एपीमर है। एपीमर की डेफिनेशन क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। एपीमर ऑफ ग्लूकोज, एपीमर की डेफिनेशन ये होती है हमारे पास के ऐसे आइसोमर्स जो हमारे पास सिर्फ एक कार्बन के ओरिएंटेशन पे डिफर कर रहे हो ना, उनको हम एपीमर्स कहते हैं। एपीमर्स, ऐसे आइसोमर्स, ये देखें, ये मैनोज और ये जो ग्लैक्टोज है ना, ये हमारे पास ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं। लेकिन ये हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हैं जो हमारे पास डिफर कर रहे हैं, डेट डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ वन कार्बन ओनली। ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन के ऊपर जो है वो हमारे पास ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और मैनोज में हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर जो है ना वो ओरिएंटेशन में जो है ना वो डिफरेंस है। तो ये देखें, ग्लैक्टोज में मेरे पास कौन से कार्बन के ऊपर है? C4 कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और मैनोज में बच्चों मेरे पास C2 कार्बन के ऊपर जो है ना वो ओरिएंटेशन में जो है ना वो डिफरेंस है, ठीक है। C2 कार्बन के ऊपर ओरिएंटेशन में जो है वो डिफरेंस है। क्लियर है? तो ये दूसरे मज़े की बात जो है ना वो मैंने आपको बता दी। तीसरे मज़े की बात जो है ना बच्चों मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो क्या है? वो हमारे पास, मैं दोबारा जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखूंगा, CHO HCOH CHO, ठीक है, COH ठीक है, COH CH2OH। क्लियर है? ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब मैं इसके सामने ही जो है ना एक और स्ट्रक्चर जो है ना वो लिखने लगा हूँ, और तीसरी मजे की बात बच्चों जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये मैं इसके सामने एक और जो है ना वो स्ट्रक्चर लिखने लगा हूँ, CHO
ये मैंने इसके सामने जो है ये OH लिख दिया, ठीक है, HOCH, ठीक है, HCOH, HCOH। ये मैंने इसके सामने एक और स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों वो लिख दिया। अब देखना बच्चों मैं क्या करने लगा हूँ यहाँ पे। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया है। देखो मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, गौर से ये बात समझना, कंफ्यूज ना होना। मेरे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ। ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के सेकंड और थर्ड कार्बन को देखो, ठीक है, और जो है वो ये जो इसके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना उसको देखो। तो इस सेकंड और थर्ड कार्बन दोनों के स्ट्रक्चर को बच्चों जो है ना वो मैंने पकड़ के जो है वो चेंज कर दिया है। सेकंड में हमारे पास बच्चों, सेकंड में क्या होना चाहिए था, सेकंड में मेरे पास जो है बच्चों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के मुताबिक सेकंड में OH जो है वो राइट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे किधर आ रहा है, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। थर्ड जो कार्बन होता है ग्लूकोज का, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो कौन सी साइड पे आ रहा है, यहाँ पे वो मेरे पास जो है वो राइट साइड पे आ रहा है। तो मैंने दो कार्बन्स की ओरिएंटेशन को जो है ना बच्चों वो चेंज कर दिया है। मैंने क्या किया है, मैंने दो कार्बन्स की ओरिएंटेशन को बच्चों जो है वो चेंज कर दिया है। तो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको मैं कहता हूँ बच्चों कि ये मेरे पास है ऑल्ट्रोज। ये मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास है ऑल्ट्रोज स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल्ट्रोज जो है वो हमारे पास डायास्टियोमर है ग्लूकोज का, डायास्टियोमर है हमारे पास ग्लूकोज का, डायास्टियोमर ऑफ ग्लूकोज, डायास्टियोमर ऑफ ग्लूकोज। डायास्टियोमर्स के होते हैं जो ऐसे आइसोमर्स जो दो कार्बन की ओरिएंटेशन पे जो है ना बच्चे डिफर कर रहे हो। एपीमर्स क्या थे, एपीमर्स हमारे पास सिंगल कार्बन की जो ओरिएंटेशन थी उसके ऊपर डिफर कर रहे थे। डायास्टियोमर्स क्या है, डायास्टियोमर्स बच्चों हमारे पास दो कार्बन्स की आइसोमर्स दैट डिफर इन, आइसोमर्स दैट डिफर इन orientation of, that differ in orientation of two carbons, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास डायास्टियोमर्स जो होते हैं ना बच्चों वो हमारे पास जो है ना वो होते हैं, क्लियर है। उसके बाद आखिरी मज़े की बात जो है ना बच्चों वो हमारी रह गई है, और वो आखिरी मज़े की बात क्या है, वो आखिरी मज़े की बात ये है कि मैं वो भी आपके सामने जो है ना वो बनाने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैं ना ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर आपके सामने जो है ना वो बनाने लगा हूँ क्लोज रिंग का। ये देखें C यहाँ पे मैं CH2OH, यहाँ पे मैं OH, यहाँ पे मैं जो है वो HOH, क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे जो है मैं एक और H जो है वो लगा देता हूँ। ये मेरे पास एक ग्लूकोज का जो है वो मैंने क्लोज स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों वो बना दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं इसके सामने ना एक और स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ, आप लोगों ने गौर से देखना है, ठीक है। C और यहाँ पे मेरे पास CH2OH, ठीक है, HOH, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो H आ जाएगा एक।
अगर मैं, बल्कि मैं इसको ऐसे ही लगा देता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम। अगर मुझे बताओ कि बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में किसी कार्बन के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये वाली जो इमेज है ना वो इसकी मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो वो जो आपका एक जो एक आपकी इमेज बन रही होती है उसको आप क्या कहते हैं, वो आपकी मिरर इमेज है। अब मैं बिल्कुल अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास ये जो ये वाला ग्लूकोज है इसकी मिरर इमेज है, ये वाला ग्लूकोज इसकी मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, इस वाले ग्लूकोज को मैं कहता हूं डी ग्लूकोज, इस वाली ग्लूकोज को मैं क्या कहता हूं, इस वाली ग्लूकोज को मैं कहता हूं डी ग्लूकोज, और इस वाली ग्लूकोज को बच्चों मैं कहता हूं एल ग्लूकोज। ये जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है ना बच्चों, ये हमारे पास एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं, ये इनएंशियोमर्स है। इनएंशियोमर्स क्या होता है, इनएंशियोमर्स बच्चों हमारे पास मिरर इमेजेस होते हैं, इनएंशियोमर्स है। इनएंशियोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और एक और एक्स्ट्रा बात याद रखना कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज करूंगा तो मेरे पास ये सही तरह से इम्पोज नहीं हो पाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर जो है मैं इनको मैच नहीं करवा सकता। इसकी जो है वो इमेज के अंदर डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, और ये भी बात याद रखनी है कि ये नॉन इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता, इम्पोजेबल है। क्लियर है, तो ये इनएंशियोमर्स होते हैं डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस जो बिल्कुल एक दूसरे के अलाइक हो। ऐसे लग रहा हो कि यार शीशे के अंदर मैं इस चीज को, जब आप शीशे के अंदर किसी चीज को देखते हैं ना तो उसकी राइट साइड, आपकी जो राइट साइड होती है वो शीशे के अंदर लेफ्ट साइड नजर आ रही होती है, और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो शीशे के अंदर राइट साइड नजर आ रही होती है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन राइट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे है, लेकिन यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे आ गया है। ये वाला कार्बन जो मेरे पास जो 5th कार्बन है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे जो है ना वो आ गया है। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के जो है ना वो मिरर इमेजेस हैं हमारे पास, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकता। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर जो है वो नहीं आ सकते। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो है ना वो मोनोसैकेराइड्स की सारी जो मजे की बातें और ओरिएंटेशन थी ना वो मैंने आपके सामने अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर दी हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा जो मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो टॉपिक है ना बच्चों वो रह गया है, और वो टॉपिक है हमारे पास अकरेंस ऑफ ग्लूकोज, अकरेंस ऑफ ग्लूकोज। अकरेंस ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास वो कहता है कि पहले हम देखेंगे कि ग्लूकोज फ्री स्टेट में यानी अकेले कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्लूकोज किन किन चीज़ों के अंदर जो है ना वो हमारे पास फ्री स्टेट में यानी सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो वो कहता है कि हमारे पास ग्रेप्स के अंदर, फिग्स के अंदर और डेट्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोज फ्री फॉर्म में जो है ना वो प्रेजेंट होती है। वो कहता है कि ग्रेप के अंदर हमारे पास 27% जो है ना वो ग्लूकोज होती है। ग्रेप के अंदर क्या होता है, ग्रेप के अंदर वो कहता है हमारे पास 27% जो है ना वो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, और वो कहता है कि हमारे ब्लड के अंदर हमारा जो टोटल ह्यूमन का ब्लड है, हमारे टोटल ब्लड का जो 0.8% है ना वो ग्लूकोज है। ठीक है, हमारे टोटल ब्लड का 0.08% जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है, और वो ये भी बताता है कि हमारे 100 ml ब्लड के अंदर जो है ना बच्चों वो 100 मिलीग्राम जो है ना वो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम जो है ना वो ग्लूकोज जो है ना बच्चों वो प्रेजेंट होती है। 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम जो है ना बच्चों वो ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होती है, और उसको हम जो है वो ब्लड ग्लूकोज का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, ये तो फ्री स्टेट में था। कंबाइंड स्टेट में अगर हम ग्लूकोज की बात करें कि कंबाइंड स्टेट में हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कंबाइंड स्टेट की बात करें अगर हम, कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कंबाइंड स्टेट में ग्लूकोज जो है वो डाइसैकेराइड्स में, ग्लूकोज मिलके डाइसैकेराइड्स बना देते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च वगैरह में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होती है, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, कौन कौन से, जैसे हमारे पास स्टार्च,
सेल्यूलोज और हमारे पास जो ग्लाइकोजन, इसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। और जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इन स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं हमारे पास, तो हमें उसके नतीजे में जो है वो ग्लूकोज जो है वो मिलती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस यानी इनको तोड़ते हैं जब हम। क्लियर है बच्चों। उसके अलावा जो है वो ग्रीन प्लांट से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो हमें मिलती है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम जो है वो ग्लूकोज को जो है ना वो हासिल करते हैं बच्चों। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम जो है वो ग्लूकोज को हासिल करते हैं। हमारे पास CO2 + H2O मिलते हैं और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनती है C6H12O6 + O2। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बनती है। वो कहता है कि अगर हमें 10 ग्राम ग्लूकोज की बनानी पड़े ना, 10 ग्राम ग्लूकोज अगर हम बनाना चाहते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए सन से, सोलर एनर्जी कितनी चाहिए, तो वो हमें एनर्जी चाहिए 717.6 किलो कैलोरीज। इतनी एनर्जी हमें सूरज की रोशनी से आएगी, तब हम जो है वो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो हम जो है वो बनाते हैं। और ये जो सारी की सारी ये एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी जो आई है हमारे पास, ये फिर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है ना वो एज अ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर हो जाती है। स्टोर्ड इन ग्लूकोज एज केमिकल एनर्जी। और फिर जब हम उस ग्लूकोज को खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी से फिर हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने रोज़मर्रा के जो है ना वो काम जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका मोनोसैकेराइड्स का जो है ना वो टॉपिक कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाता है। कोई ऐसी बात अल्लाह ताला के फजल करम से मिस नहीं हुई जो हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ना देखी हो। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, हम वो शुरू करते हैं।